आज का जो हमारा विषय है वो है फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में हम कहते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण सॉरी क्या है भाई प्रकाश संश्लेषण? इसको समझने की ज़रूरत है। नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? भोजन बनेगा। क्या होगा भाई? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का बनना ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधा क्या कर रहा है? सनलाइट का इस्तेमाल कर रहा है और अपने लिए भोजन बना रहा है। वो भी कैसे? विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस पौधे के भोजन बनाने के लिए क्या क्या है? तो सबसे पहला सबस्टेंस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो वायुमंडल से लेता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है पानी। पानी और मिनरल्स वो जाइलम के थ्रू पौधे अपने जड़ों से, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अर्थ प्रोवाइड्स वाटर। इन दोनों का इस्तेमाल करके साथ ही साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनेगा। और क्लोरोफिल पौधे की पत्ती में ही उपस्थित होगा। तो इन सब की प्रेजेंस में क्या होता है? पौधा अपना भोजन बनाता है। जो पहला प्रोडक्ट बनाता है इसका नाम है क्या? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होगा भाई? सर ये ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के बना देंगे क्या? स्टार्च। और स्टार्च के फॉर्म में ये भोजन क्या हो जाएगा? पौधे की पत्तियों में, जड़ों में या फ्रूट्स में कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि ये स्टार्च के फॉर्म में एकत्रित हो गया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके अंदर होता है, आप भी जो भोजन लेते हैं वो जाता है आपके अंदर, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज जा कर के आपकी हर एक सेल में पहुंचता है। लेकिन अगर एक्सेस ग्लूकोज है जिसका आपके पास कोई इस्तेमाल नहीं है करंटली, तो आप क्या करते हैं? उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर आपका ग्लाइकोजन स्टोर करने का एक यूनिट है जहाँ जा कर के ग्लाइकोजन के फॉर्म में एक्सेस ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है आपसे एग्ज़ाम में कि अगर पौधे में स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होता है तो एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो उत्तर होगा आपका क्या? ग्लाइकोजन। आगे देखते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये पौधे की पत्ती है। पौधे की पत्ती, इसमें लीफ ब्लेड है एक्चुअली। पौधे की पत्ती कई सारे हिस्सों से मिलकर के बनी है, जिसका मुख्य हिस्सा ये लीफ ब्लेड है, जिसमें क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट युक्त सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ क्या है भाई? ये हो गई इसकी मिडरिब, ये हो गई इसकी वेन्स। ठीक है, अब पौधा क्या करेगा? इन्हीं पत्तियों में यहाँ पर कोई अगर सेल होती है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर पौधा अपना भोजन बनाएगा और वो भोजन इन वेन्स में चला जाएगा। वेन्स में, यहाँ आप देख रहे हैं एक वेन का इसने 3D स्ट्रक्चर दिखाने का प्रयास किया। इसको दो भागों में बांट दिया, ऊपर रेड कलर से कर दिया, नीचे ब्लू कलर से। तो नीचे लिख दिया जाइलम, ऊपर लिख दिया फ्लोएम। फ्लोएम का काम है भोजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसी फ्लोएम के माध्यम से भोजन ट्रांसपोर्ट होगा, पत्तियों से चला जाएगा तने में, तने से जड़ों में और पौधे के अन्य विभिन्न हिस्सों में। फ्लोएम क्या करेगा? बना हुआ भोजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा। आपको इसने ट्रांसवर्स सेक्शन भी एक पत्ती का काट के दिखा दिया। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब समझिए। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब मान लीजिए आपकी ये पत्ती है और इसके परपेंडिकुलर ब्लेड रख करके इसने काट लिया, पतली पतली स्लाइस। तो ट्रांसवर्स सेक्शंस जो होते हैं वो लगभग ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो उनको हमने क्या किया? थोड़ा सा स्टेन कर लिया और उसको हमने क्या कर दिया? सर स्लाइड के ऊपर रखा और माइक्रोस्कोप की सहायता से जब देखा तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को प्राप्त हुआ। सबसे बाहर, सबसे ऊपरी जो लेयर थी भाई, एक पत्ती है ये इसकी सबसे ऊपरी लेयर है। तो सबसे बाहर जो होगा क्यूटिकल का एक चमकदार सा लेयर, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है। इसके ठीक नीचे अपर एपिडर्मिस। इससे नीचे जाइए तो आपको बहुत सारी सेल्स मिलेंगी जिसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होगी। क्लोरोफिल तो पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है। तो ऐसी सेल्स मिलेंगी जिसमें खूब सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। उसके बाद आप सबसे नीचे वाली सरफेस पर जब आप आ जाएंगे, पत्ती का सबसे निचला जो हिस्सा होता है ये खुरदुरा होता है। ऊपरी हिस्से की तरह चिकना नहीं होता है। कैसा होता है? खुरदुरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूटिकल की लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल की वैक्सी चमकदार लेयर नहीं प्रेजेंट होती है। और खुरदुरा इसलिए होता है ताकि वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हो सकें। पोर्स का काम क्या है? छोटे छोटे छेद जिस रास्ते से वायु का एक्सचेंज होगा, एयर का एक्सचेंज होगा।
तो इस रास्ते से हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड पौधा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ देखिए आपका स्टोमेटा बना होगा, स्टोमेटा कहते हैं उन पोर्स को, और स्टोमेटा के माध्यम से हवा अंदर गई। स्टोमेटा के बाहर एक गार्ड सेल होती है जो पिचकती और फूलती है, जब ये खुल जाती है तो हवा अंदर चली जाती है। तो हवा चली गई अंदर और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके पौधा क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, ज़मीन से पानी ले लेता है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, ये आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड, जितने नंबर ऑफ़ वाटर, जितने नंबर ऑफ़ ग्लूकोज, जितने नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन, जितने नंबर ऑफ़ एक्सेस वाटर बने हैं, ये आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया कि क्या क्या ज़रूरतें थी, ये तो आप बता देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या चरण होंगे इसमें, तो सबसे पहला चरण होगा एब्जॉर्प्शन। पत्तियां सबसे पहले क्या करेंगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। वो भी जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, जिस रेंज की वो चाहती हैं, उस रेंज की जब सनलाइट अवेलेबल होगी तब उसी की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। दूसरा, उस एब्जॉर्ब सनलाइट से एनर्जी प्राप्त हुई एक्चुअली, और उस एनर्जी की सहायता से पौधे ने क्या किया, कन्वर्जन किया। पौधे ने क्या किया, कन्वर्जन किया। किस चीज़ का सर, ये जो आपकी फ़ोटो एनर्जी थी, यानी ये जो लाइट एनर्जी थी आपकी, इसको कन्वर्ट कर दिया उसने किस में, केमिकल एनर्जी में। यानी लाइट एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी जब बन गई है, तो इस केमिकल एनर्जी की सहायता से इसने इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, तीसरे स्टेप में रिड्यूस कर दिया। आपको रिडक्शन मैंने पढ़ाया था। रिडक्शन का क्या तात्पर्य है, रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज व्हाट, लूजिंग ऑक्सीजन। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया और यहाँ जाकर के इसने क्या किया, साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ना भी रिडक्शन होता था, ये भी मैंने बताया था। तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और बना दिया क्या, पहला प्रोडक्ट जिसका नाम है ग्लूकोज। और बहुत सारे ग्लूकोज बदल जाएंगे किसमें, स्टार्च में कंबाइंड होकर के। आगे देखते हैं, एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि सर ये जो हमारा ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है, ऑक्सीजन 6O2 आप देख रहे हैं, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से बना है या वाटर से बना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। तो जनरली आप जैसे ही देखेंगे, आपको शुरू से यही पढ़ाया जाता है कि सर पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आपका तुरंत आंसर आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी ने ऑक्सीजन बनाया होगा, और यहीं आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब है कि ये जो ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस हुआ है, ये ऑक्सीजन आपके वाटर से प्रोड्यूस हुआ है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट एक कराया गया। एक पौधे को पानी की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड में ग्रो कराया गया, हाइड्रोजन सल्फाइड रिच सॉइल में ग्रो कराया गया। तो देखा गया कि वो पौधा ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करता था। भाई अगर H2O में ग्रो कराया जाता है तो वो पौधा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, लेकिन H2S में ग्रो कराया जाता है तो वो पौधा ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करता है। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आ गया कि पानी ही वो चीज़ है जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब आप देख भी पा रहे होंगे कि 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बन रहे हैं, ठीक है, 12। और यहाँ पर वाटर की भी सप्लाई कितनी है, 12। तो जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट होना ज़रूरी है। इससे भी ये साबित हो जाएगा कि वाटर ही क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। फिर सवाल उठता है कि सर क्या ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक होने तय हैं, कि मतलब एक हुआ, पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसके तुरंत बाद कन्वर्जन हो जाएगा, फिर उसके बाद रिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया आपके NCERT की बुक में डिज़र्ट प्लांट्स का। डिज़र्ट प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, बालू वाले क्षेत्र में उगते हैं। तो आपको पता है डिज़र्ट प्लांट की स्थिति ये है कि वहाँ पहले ही वाटर की स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है। कितनी मुश्किल से उसकी जड़ों ने पानी एब्जॉर्ब किया है, अगर पानी को उसने कंजर्व नहीं किया तो वो पौधा सूख जाएगा। बोलो भाई बात सही है। तो ऐसे केस में पौधा क्या करता है कि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। भाई अगर सुबह के टाइम वो क्या करता है, अपने पोर्स खोल देगा, जो यहाँ पर पोर्स जो स्टोमेटा हैं, अगर यह सुबह के टाइम खोल देगा तो हवा तो मिल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर जो स्टोर्ड वाटर है वो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा।
तो ऐसे केस में ये दिन के समय अपना स्टोमेटा बंद रखता है और रात के समय लाइट नहीं अवेलेबल होगी, तो भाई भोजन कैसे बनाएगा? तो वो क्या करता है, समझदारी का काम करता है। दिन के समय जो सनलाइट अवेलेबल है उससे कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है सर? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब बीच का कुछ बना लेगा। जैसे आप कभी कभी आपको मम्मी ने पूछा कि भाई बेटा नाश्ता करोगे क्या, तो बेटे ने कहा कि नहीं अभी मेरा मन नहीं है। तो मम्मी ने क्या किया, आटा लिया, उसको गूँथ करके रख दिया, है ना, मैश करके आटे को रख दिया। फिर जब तुम्हारा मन हुआ उससे हमने क्या किया, मम्मी ने क्या किया, रोटी बना लिया और तुम्हें परोस दिया। तो बिल्कुल उसी तरह से ये पौधा भी क्या करता है, आटा गूँथ करके रख लेता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के तैयार कर लेता है। फिर जब हवा अवेलेबल होगी, हवा कब अवेलेबल होगी? रात के टाइम। उस समय सनलाइट नहीं रहेगा और हवा तो 24 घंटे अवेलेबल है, तो उस समय सनलाइट नहीं रहेगा तो वो अपने पोर्स को खोलेगा और रात के समय पौधा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से क्या बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट। क्या है फाइनल प्रोडक्ट भाई? फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज है, जिससे बनेगा क्या, स्टार्च। तो डिजर्ट प्लांट के बारे में भी ये पूछा जाता है, तो आप ये जवाब दे देंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।